नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि जब हम दुकान से कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो कागज के एक छोटे से टुकड़े मतलब 10 रुपए के नोट के बदले खाने की एक असली चीज कैसे मिल जाती है। भाई ये कोई जादू नहीं है, ये है मुद्रा यानी मनी की ताकत। और सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि साख यानी क्रेडिट, जिसे हम लोन भी कहते हैं, वो भी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के इसी मजेदार चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को बिल्कुल जड़ से समझने वाले हैं। और इस तरह समझेंगे कि सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा प्लान। हम 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां पैसा था ही नहीं, फिर देखेंगे कि पैसा आया कैसे। उसके बाद हम जानेंगे कि बैंक हमारे पैसे का करते क्या हैं, लोन लेना कब अच्छा है और कब बुरा, लोन मिलता कहाँ कहाँ से है, और आखिर में इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है। तो फिर तैयार है जबरदस्त सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक दुनिया बिना पैसे के। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज हमारे जेब से सारे नोट और सिक्के गायब हो जाएं और सारे ऑनलाइन पेमेंट भी बंद हो जाएं। तो क्या होगा? लोग अपनी जरूरत की चीजें भला कैसे खरीदेंगे? मान लीजिए किसी को एक नई जोड़ी जूते चाहिए और उसके पास बेचने के लिए सिर्फ एक बोरी गेहूं है। अब वो क्या करेगा? उसे एक ऐसे मोची को ढूंढना पड़ेगा जो अपने जूते तो बेचना चाहता हो, लेकिन बदले में उसे गेहूं की जरूरत भी हो। सुनने में ही कितना मुश्किल लग रहा है ना? तो लेन देन की इसी पुरानी व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इसका मतलब एकदम सीधा साधा था, सामान के बदले सामान। कोई पैसा नहीं, सिर्फ चीजों की अदला बदली। मतलब किसी ने चावल देके कपड़े ले लिए या सब्जियां देकर मिट्टी के बर्तन खरीद लिए। उस जमाने में यही तरीका चलता। पर इस सिस्टम में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, अंग्रेजी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ एक इंसान बेचना चाहता है सामने वाले को वो खरीदनी भी हो, और जो चीज़ वो खरीदना चाहता है वो सामने वाले के पास बेचने के लिए हो भी। चलिए अपने जूते और गेहूं वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर मोची को गेहूं नहीं बल्कि चावल चाहिए तो सौदा तो हो ही नहीं पाएगा। बस यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी रुकावट थी। तो भाई इस बड़ी समस्या का हल क्या निकला? एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आविष्कार, और वो था पैसा। और इसने आते ही लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। देखिए, पैसे ने सबसे जरूरी काम किया विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने का। ये एक बिचौलिए, एक मिडलमैन की तरह काम करने लगा। अब गेहूं वाले किसान को ऐसा मोची ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी जिसे गेहूं चाहिए हो। वो अपना गेहूं बाजार में किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता था और फिर उन पैसों से किसी भी दुकान से अपनी पसंद के जूते खरीद सकता था। देखा, वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। पर क्या पैसा हमेशा से ऐसा ही था, मतलब कागज के नोट और सिक्के जैसा? नहीं, इसका भी अपना एक पूरा इतिहास है। बहुत पुराने जमाने में लोग अनाज और जानवरों को ही पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर दौर आया सोने, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातुओं के सिक्कों का। और आज हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं जहां हम कागज के नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं। और भविष्य? अरे भविष्य तो शायद डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन पेमेंट्स का ही है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, ये कागज का नोट जिसकी अपनी तो कोई कीमत नहीं, वो इतना कीमती क्यों है? इसका जवाब है क्योंकि इसे देश की सरकार की गारंटी मिली हुई है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसे लीगल लैंग्वेज में लीगल टेंडर या वैध मुद्रा कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत में कोई भी इंसान सामान या सर्विस के बदले में रुपए लेने से मना नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई ऑटो वाला कहे कि वो 100 रुपए का नोट नहीं लेगा तो कानूनन वो गलत कर रहा है। पैसा तो आ गया, पर अब सवाल ये उठा कि उसे सुरक्षित कहाँ रखा जाए और उसे बढ़ाया कैसे जाए। बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है बैंकों की, जो हमारे पैसे के लिए एक इंजन की तरह काम करते हैं। जब हम अपना एक्स्ट्रा पैसा, मतलब जो हमारी सेविंग्स होती हैं, बैंक में जमा करते हैं तो उसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। अब इसे मांग जमा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहें इसे मांग पर निकाल सकते हैं। इसके 2 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, हमारा पैसा चोरों से सुरक्षित रहता है, और दूसरा, बैंक हमारे जमा पैसे पर हमें थोड़ा ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देता है। मतलब हमारा पैसा घर बैठे बैठे बढ़ता रहता है। तो बैंक हमारे जमा किए हुए सारे पैसों का आखिर करते क्या हैं? क्या उसे एक बड़ी सी तिजोरी में बंद करके रख देते हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में बैंक हमारे पैसे को काम पर लगाता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक हमारे जमा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, करीब 15%, अपने पास कैश में रखते हैं, ताकि अगर कोई पैसे निकालने आए तो उसे दे सके। बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, मतलब 85%, बैंक उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बैंक एक पुल की तरह काम करते हैं। ये उन लोगों को जोड़ते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी हम जैसे डिपॉजिटर्स, और जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, जैसे घर या गाड़ी खरीदने वाले बोरोवर्स। अच्छा, तो फिर बैंक कमाते कैसे हैं? बहुत आसान है। वो लोन पर जो ब्याज लेते हैं, वो हमारे जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ज़्यादा होता है। ब्याज का यही जो अंतर होता है ना, उसी से बैंकों की कमाई होती है। चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, साख या क्रेडिट, जिसे हम सब आम भाषा में लोन कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्रेडिट एक वरदान है या एक अभिशाप? मतलब यह हमारी मदद करता है या हमें और मुश्किल में डाल देता है? इसको समझने के लिए दो छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं। पहली कहानी है सलीम की, जो जूते बनाता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन उसके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बैंक से लोन लेता है, टाइम पर जूते बनाकर सप्लाई कर देता है और उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। वो आराम से लोन चुका देता है और कुछ पैसे बचा भी लेता है। यहाँ पर क्रेडिट ने सलीम की तरक्की में मदद की। अब दूसरी कहानी है स्वप्ना की, जो एक छोटी किसान है। वो खेती के लिए एक साहूकार से ऊंचे ब्याज पर लोन लेती है, लेकिन बदकिस्मती से कीड़े लगने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो लोन नहीं चुका पाती और अगले साल खेती के लिए उसे एक और लोन लेना पड़ता है, और इस तरह वो एक कर्ज के जाल यानी डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो देखा, क्रेडिट के दो चेहरे हैं, एक मददगार और दूसरा बहुत ही खतरनाक। अच्छा, जब भी कोई लोन लिया जाता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक छोटा सा कीवर्ड है, CIDM। सी से कोलैटरल यानी समर्थक ऋणाधार। ये एक तरह की सिक्योरिटी या गारंटी होती है, जैसे जमीन के कागज, घर या गाड़ी। अगर लोन नहीं चुका पाए तो बैंक इसे जब्त कर सकता है। आई से इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। डी से डॉक्यूमेंटेशन यानी जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप। और एम से मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब लोन चुकाने का तरीका, जैसे कि हर महीने कितनी किश्त यानी EMI देनी है। तो अगर किसी को लोन चाहिए तो वो कहाँ जा सकते हैं? चलिए अब लोन के बाजार का पता लगाते हैं और देखते हैं कि लोगों को क्रेडिट आखिर मिलता कहाँ से है। ये जो आंकड़ा है ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये पाई चार्ट हमें दिखाता है कि ग्रामीण भारत में आज भी ज्यादातर लोग लोन के लिए बैंकों के पास नहीं जाते, बल्कि साहूकारों, दोस्तों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं। इन सभी को हम अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जबकि बैंक और सहकारी समितियां जैसे स्रोत औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अब हम देखेंगे कि ऐसा आखिर है क्यों। चलिए अब इन दोनों क्षेत्रों की तुलना करते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। पहला और सबसे बड़ा फर्क है निगरानी का। फॉर्मल सेक्टर आरबीआई की कड़ी निगरानी में काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई नियम कानून नहीं होता, वहां तो जंगल राज की तरह काम होता है। फॉर्मल सेक्टर में ब्याज दर कम और तय होती है। इनफॉर्मल सेक्टर में साहूकार मनमाना और बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। और सबसे बड़ी बात, फॉर्मल सेक्टर का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि सामाजिक कल्याण भी होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर का तो एक ही मकसद होता है, मुनाफा, बस मुनाफा, चाहे वो किसी भी कीमत पर आए। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम इस पूरे सिस्टम के दो बड़े किरदारों से मिलेंगे। एक है इसका गार्डियन यानी आरबीआई, और दूसरा है इसका हेल्पर यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आरबीआई सिर्फ नोट छापने का काम नहीं करता, वो एक रेफरी की तरह पूरे बैंकिंग सिस्टम पर अपनी नजर रखता है। वो ये पक्का करता है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही लोन ना दें, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और आम लोगों तक भी लोन पहुंचाएं। इसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, यानी देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। आरबीआई का ये रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहां बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है, खासकर गरीबों के लिए जिनके पास कोलैटरल यानी गारंटी के लिए कुछ नहीं होता, वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब स्वयं सहायता समूह एक क्रांति की तरह उभरे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक गांव की 15-20 महिलाएं जो हर हफ्ते 25-50 रुपए बचाकर एक जगह इकट्ठा करती हैं। धीरे धीरे उनके पास एक छोटा सा फंड बन जाता है।
अब अगर किसी सदस्य को सिलाई मशीन खरीदनी है या अपने बच्चे की फीस भरनी है, तो समूह उसे बहुत कम ब्याज पर और बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। ये जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका। इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रेरणा देने वाला उदाहरण है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। इसकी शुरुआत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी और उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। इस बैंक की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर सही शर्तों पर मौका दिया जाए तो गरीब लोग भी बहुत भरोसेमंद कर्जदार साबित होते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि गरीबों तक लोन पहुंचाना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये मुमकिन भी है। तो ये थी पैसे और लोन की पूरी कहानी। चलिए अब जल्दी से कुछ जरूरी एग्जाम सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है और पैसा इसे कैसे हल करता है? हिंट, इसमें बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताना है। दूसरा, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? हिंट, आरबीआई और ब्याज दरों वाला पॉइंट मत भूलना। तीसरा, कोलैटरल क्या है और ये गरीबों को बैंक से लोन लेने में एक बड़ी बाधा क्यों है? हिंट, यहाँ गारंटी की कमी के बारे में लिखना है। और चौथा, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं सहायता समूहों एसएचजीज की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? हिंट, महिला सशक्तिकरण और बिना गारंटी के लोन वाला पॉइंट जरूर लिखना।